प्री स्कूलिंग समझ लिया, प्री स्कूलिंग समझ लिया कि प्री स्कूलिंग क्या होता है, क्यों होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब समझ लिया। उसके बाद हमने स्कूलिंग में देखा, स्कूलिंग का पहले समझा कि स्कूलिंग कितने लेवल पर होती है, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, एलिमेंट्री एजुकेशन किसको बोलते हैं, ये सब समझ लिए। समझ में गया। अब देखते हैं कि भाई इन यहाँ पर स्कूल लेवल कर इकट्ठा पूरा प्रॉब्लम्स देखते हैं। समझ में आ गया ना, इससे रिलेटेड क्या इशूज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं, समझ में आ गया, और इनका क्या सॉल्यूशन किया जा सकता है इनको सही करने के लिए। समझ में आ गया। पहले समझेंगे प्री स्कूलिंग लेवल पर क्या दिक्कतें हैं और उसको कैसे हम सही कर सकते हैं। दूसरा समझेंगे स्कूलिंग लेवल का क्या इशूज़ हैं और उसको कैसे सही कर सकते हैं। समझ में आ गई बात, ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई यहाँ पर जो बात कर रहे थे हम प्री स्कूलिंग लेवल पर, प्री स्कूलिंग लेवल पर क्या इशूज़ एंड चैलेंजेस हैं, है ना। इशूज़ एंड चैलेंजेस, क्या इशूज़ एंड चैलेंजेस है कहाँ पर, प्री स्कूलिंग लेवल पर। तो पहली बात क्या बोल रहा हूँ मैं, अब देखो प्री स्कूलिंग में, प्री स्कूलिंग मतलब किंडरगार्टन की बात कर रहे हैं, है ना, किंडरगार्टन की बात कर रहे हैं। मतलब जब के बच्चे कहाँ पे पढ़ते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स में, जो आंगनवाड़ी लेवल पर जो बात करते हैं, ठीक है ना, आंगनवाड़ी पर, आंगनवाड़ी। लेकिन हम सिर्फ इसको आंगनवाड़ी तो ये सरकार चलाती है, लेकिन दिक्कत ये है, इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि भाई मशरूमिंग हो रहा है। मशरूमिंग समझते हो भाई, मशरूम क्या होते हैं, एक मशरूम यहाँ फैलेगा उस एरिया में, फिर बहुत सारे मशरूम आने लगते हैं, उगने लगते हैं। वैसे क्या होता है, यहाँ पर मशरूमिंग होने लगी है, मशरूमिंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर। मतलब जो प्राइवेट सेक्टर के जो छोटे छोटे किंडरगार्टन्स निकलने लगे, समझ में, ऐसे करके ये बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर अपने अपने वो खोलने लगे हैं, क्या जिसको बोलते हैं हम ये किंडरगार्टन स्कूल। इससे हो क्या रहा है, किंडरगार्टन स्कूल खोलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये हो रहा है कि भाई इसके कारण, मशरूमिंग के कारण क्या होता है, इन पे एक तो इनका रेगुलेशन ढंग से हो नहीं पाता। समझ में, एक जगह पर सोचो हर दिन नया नया किंडरगार्टन स्कूल बन रहा है, समझ में, मशरूमिंग हो रहा है। तो इसके कारण ये होता है क्या भाई, मशरूमिंग तो हो रही है, मशरूमिंग हो, कंट्रोल हो, तब कोई दिक्कत नहीं है। बट मशरूमिंग के साथ ये क्या होता है, विदाउट एडिक्वेट रेगुलेशन, मतलब इन पर कोई भी प्रॉपरली रेगुलेशन नहीं हो पा रहा है। ये एक दिक्कत हो रही है काहे में, इनको लेकर के, ये एक इशूज़। दूसरा इशूज़ क्या है कि भाई ये जो मैंने आपको बताया, ये जो प्री स्कूल्स होते हैं, है ना, ये प्री स्कूल्स होते हैं, ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म बन गया है। समझना क्या, होना ये चाहिए कि ये प्री स्कूल को क्या काम करना चाहिए, ये जो प्री स्कूल है जिनको हम किंडरगार्टन स्कूल बोलते हैं, है ना, ये किंडरगार्टन जो स्कूल होते हैं, ये होना चाहिए प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग होना चाहिए ना, ये शुड बी अ प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग, है ना। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर बच्चे सीखें, जहां पर ज्यादा ध्यान कहाँ पे हो, सीख पर ध्यान हो। पर ये क्या बन के रह गए हैं, ये बन के रह गए हैं कि भाई प्लेटफॉर्म ऑफ एडमिशन। समझा क्या ना, मतलब अगर आपको अच्छी स्कूल में एडमिशन चाहिए तो आपको प्राइवेट किंडरगार्टन स्कूल से आप पढ़े हो तो तुरंत एडमिशन मिल जाएगा, वहीं पर आंगनवाड़ी से पढ़े हो तो आपको अच्छी स्कूल में दाखिला नहीं मिलता है। ये हो रहा है, यहाँ पर दिक्कत है। हमको दिक्कत इससे नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है, हमको दिक्कत इससे है कि भाई इसके कारण क्या हो रहा है, इनको होना चाहिए क्या, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग, है ना। लेकिन ये हो क्या गए हैं, ये बन गए हैं बिकम प्लेटफॉर्म फॉर एडमिशन। और वो भी कहाँ पर, हर व्यक्ति चाहता है कि अच्छी स्कूल में दाखिला हो, लेकिन अच्छी स्कूल में दाखिला तब हो रहा है इस समय क्योंकि जितना अच्छी किंडरगार्टन स्कूल से आप पढ़े होगे उतना जल्दी से आपका एडमिशन हो जाएगा। वो ये नहीं देखते हैं कि आपके बच्चों को कुछ सीख है कि नहीं है, अच्छा उनसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, लेकिन वो क्या देखते हैं कि भाई आप कौन से किंडरगार्टन स्कूल से आ रहे हो। जितने महंगे किंडरगार्टन से आ रहे हो आपका एडमिशन उतने अच्छे से हो सकता है। तो यहाँ पर हम किस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, लर्निंग को इग्नोर कर रहे हैं और काहे पे फोकस कर रहे हैं, बिकम प्लेटफॉर्म ऑफ एडमिशन इनटू प्रेस्टिजियस स्कूल, है ना, ये हो रहा है। ठीक है, इसीलिए ये थोड़ा सा कंसर्न है हमारे लिए। सुन में क्या, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इशू इसमें से ये है कि भाई इनको जो ये प्री स्कूल्स होते हैं, प्री स्कूल्स होते हैं, है ना, इनको हम क्या कंसिडर करके चल रहे हैं अभी तक, इनको हम कंसिडर करते हैं कि भाई ये इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है ना, इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम।
जब हम और स्कूल को क्या समझते हैं हम, जो स्कूलिंग होती है, स्कूलिंग वाली जो 1 से लेकर के 12 तक होता है, इसको हम क्या मान के चलते हैं, ये फॉर्मल एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन। ये अनौपचारिक मान के चलते हैं इसको, ये औपचारिक होता है ना। ये कौन सा है, ये अनौपचारिक है। ये कौन सा है, ये औपचारिक एजुकेशन है, समझा गया। इसको हम फॉर्मल एजुकेशन मान के चलते हैं। जब ऐसा करते हैं तो भाई जब कोई चीज औपचारिक होती है, कोई चीज को अगर हम औपचारिक रूप से मान के चल रहे हैं, फॉर्मल रूप से मान चलते हैं, तो इनका जो रेगुलेशन होता है ना, ये रेगुलेशन प्रॉपरली किया जाता है, समझा रहे ना। लेकिन जब हम प्री स्कूल को इनफॉर्मल मान के चल रहे हैं, तो वैसे भी आपने खुद ही मान के चला है वो इनफॉर्मल है, तो उस हिसाब से भी तो आपका रेगुलेशन होगा। तो आपका रेगुलेशन भी इसको लेकर के क्या हो जाता है, रेगुलेशन भी वीक हो जाता है। इस पर जो भी इस पर कंट्रोल होना चाहिए वो कमजोर पड़ जाता है, समझा ना। जो भी इसका सुपरविजन होता है वो वीक हो जाता है, समझा क्या। तो ये एक दिक्कत हो गई, तीसरी दिक्कत, समझा क्या। काहे को, फॉर्मल और इनफॉर्मल का जो डिबेट चल रहा है उसके कारण ये दिक्कत हो रही, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट इशू ये है वन साइज फिट ऑल, वन साइज फिट्स ऑल का अप्रोच, फिट्स ऑल अप्रोच, है ना भाई। अब देखो यहां पर समझो इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, एक ही तरीके की पॉलिसी सारे बच्चों पर इंप्लीमेंट करते हैं, समझना कि ये है चिल्ड्रन, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। ये जो बच्चे हैं इनकी डिमांड्स हर बच्चे की अलग होगी कि नहीं, हाँ इनकी डिफरेंट डिमांड्स होती है ना, डिफरेंट डिमांड्स, है ना। हर बच्चे की अलग अलग डिमांड्स होती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग तरीके के सोशल इनका जो लालन पालन होता है वो अलग होता है, तो इसलिए इनका अलग अलग डिमांड्स है। तो हमको क्या करना चाहिए, इन डिमांड्स को हमको डिफरेंटली सबका स्टेक होल्डर सबको साथ में लेकर के पॉलिसी बनानी चाहिए ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पॉलिसी ऊपर से तैयार हो जाती है, हम क्या करते हैं इन बच्चों को, इनकी जो डिमांड है उसको कंसिडर नहीं करते, समझा क्या ना। इनका हम जो डिमांड लेते हैं इनको हम क्या करते हैं, डू नॉट कंसिडर these demands। इन डिमांड्स को क्या किया जाता है, कंसिडर नहीं किया जाता, मतलब इनकी डिमांड्स को ध्यान में नहीं रखा जाता है। और उसके कारण क्या होता है, उसके कारण हम क्या करते हैं, जब हम इनके डिमांड्स को कंसिडर नहीं करते और फिर उनके हिसाब से पॉलिसी बनती है, समझ में क्या, उसके हिसाब से पॉलिसी बनती है। तो फिर जब ये पॉलिसी उनके डिमांड के हिसाब से नहीं है, तो भाई इसको जब इंप्लीमेंट कराई जाएगी तो वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पाती, समझा क्या। तो फिर इसके कारण क्या होता है, इम्प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होता है, क्लियर है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वन साइज फिट्स ऑल। आपने कुछ बच्चों पर सर्वे किया, कुछ बच्चों के हिसाब से आपने वो लिया और उस हिसाब से आपने पॉलिसी बना दी। अलग अलग सेक्शन के लोग रहते हैं, अलग अलग देश में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, अलग अलग कल्चर में अलग अलग बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए सबके लिए हमने क्या कर दिया है, वन साइज फिट्स ऑल की अप्रोच रख दिया है, समझना क्या। वन साइज फिट्स ऑल का अप्रोच रख करके पॉलिसी बना दिया है, समझना क्या। तो इसीलिए दिक्कत हो रही है, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं कि भाई इनसे रिलेटेड रिसोर्स की कमी है, संसाधन कम है, तो लैक ऑफ रिसोर्स, ठीक। और नेक्स्ट क्या बोलता हूं कि भाई देखो ये मध्य प्रदेश वाला एरिया लेते हैं, ये गुजरात वाला एरिया लेते हैं, और ये लेते हैं हम क्या भाई तमिलनाडु वाला रीजन। अब हम क्या कर रहे हैं, इनको भी गवर्न करना है, इनको सबको गवर्न करना है। तो भाई करिकुलम कैसा होना चाहिए, करिकुलम मतलब जो पाठ्यक्रम होता है ना, जिसमें आप एक्स्ट्रा करिकुलम भी इंक्लूड करते हो, करिकुलम भी इंक्लूड करते हो। ये जो करिकुलम है इसमें दिक्कत आ रही है, समझा क्या। ये जो करिकुलम हम बना रहे हैं वो यूनिवर्सल नहीं है, यूनिवर्सल होना चाहिए। यूनिवर्सल मतलब हम किसी को छोड़े नहीं, सब स्टेट उसमें कवर करना है, कवर्स ऑल द स्टेट, समझा क्या, एंड ऑल द स्टूडेंट्स, है ना। ऐसा करिकुलम होना चाहिए। थ्योरेटिकली तो हमने पढ़ा था कि यूनिवर्सल करिकुलम एक बनाया गया है, लेकिन रियलिटी में हम देखते हैं कि वो यूनिवर्सल करिकुलम लैक करता है, समझा क्या। और एक चीज याद रखना, अभी हमने क्या पढ़ा है कि भाई वन साइज फिट्स ऑल नहीं होना चाहिए, वही चीज यहाँ पे आप देखोगे तो बोलोगे कंट्राडिक्ट कर रहा है। आप बोलते हो कि यूनिवर्सल होना चाहिए मतलब एक ही पॉलिसी पूरे देश में लागू होनी चाहिए, समझ रहा है, लेकिन फिर बोलोगे कि वहां पर आपने क्या बताया है कि भाई वन साइज फिट्स ऑल हो रहा है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ये करिकुलम होना जरूर चाहिए सारे स्टेट के लिए, बट सारे स्टेट का इंटरेस्ट देखना चाहिए। इस स्टेट की अलग डिमांड है ना,
है ना, इस स्टेट की अलग डिमांड है ना, इसका कल्चर अलग है, इसका डिमांड अलग है, इस स्टेट की अलग डिमांड है, सबके डिमांड को कंसिडर करो ना, फिर एक पॉलिसी बनाओ, ऐसा तो कर सकते हैं ना। हाँ, हम उसी की बात कर रहे हैं, वो जो यूनिवर्सल करिकुलम होना चाहिए वो सबको, सब बच्चों का इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके तैयार करना चाहिए, समझ गया ना। तो उस सेंस में हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ इश्यूज हैं, ये हमने देख लिया, ठीक है। ये काहे पर देख लिया हम लोगों ने, प्री स्कूल पर। आप देखते हैं कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या होगा, फिर सॉल्यूशन बताइए। क्रिटिसिज्म करने वाले तो बहुत मिलते हैं, बट सॉल्यूशन बताने वाले भी होने चाहिए ना। आपने तो बता दिया ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, थोड़ा सा सॉल्यूशन भी बताइए क्या है फिर इसका। तो इसका सॉल्यूशन ये दिया जाता है, इसका सॉल्यूशन ये दिया जाता है, देखो अभी आरटीई एक्ट किसको कवर करता है, आरटीई एक्ट क्या बोलता है, ये बोलता है राइट टू एजुकेशन, किसके लिए, फॉर ऑल, सारे बच्चों को ना, कि भाई जो भी 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों का है, समझेगा, उसको क्या करते हैं हम, पूरा एजुकेशन देने की बात करते हैं, 6 to 14 ईयर्स। लेकिन ये क्या बोलता है, ये सॉल्यूशन क्या होना चाहिए कि इसके पहले जो बच्चे छूट गए 0 से 6 ईयर्स के, समझा क्या ना, और इसके यहाँ से लेकर के 18 साल तक के बच्चों को, समझा क्या, क्यों ना हम इनको कवर कर दें पूरा राइट टू एजुकेशन में। तो मतलब 0 से 6 साल के बच्चे भी आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, इनको भी तो राइट टू एजुकेशन आ जाएगा। तो जो अभी किंडरगार्टन की बात कर रहे थे, जिसके लिए आप प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में अगर एडमिशन लेना है आपको, तो भाई किंडरगार्टन, अच्छे किंडरगार्टन से पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो वो सब चीज को हम ओवरकम कर सकते हैं, समझा क्या। हम इसमें बच्चों को डिक्लेयर कर सकते हैं ना कि भाई 0 से 6 साल के बच्चों का भी है, उनका भी राइट टू एजुकेशन हो जाएगा, अगर हम आरटीई एक्ट के अंदर इनको ले आए तो, समझा क्या। एक सॉल्यूशन ये है, क्योंकि इसके तहत जब हम लाते हैं तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हो जाता है कि नहीं होता। तो भाई अब क्या होगा, 0 से 6 साल के बच्चों को भी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिल जाएगा, समझा क्या ना। और अभी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सिर्फ किसके लिए है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। तो भाई यहाँ इस लेवल पर हम कुछ काम कर सकते हैं, समझा क्या ना। मतलब यहां पर हम प्रोवाइड क्या करते हैं 0 से 6 साल बच्चों को, हम क्या प्रोवाइड करते हैं, 2 चीज प्रोवाइड करते हैं, क्या, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, समझा क्या। मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर भी देना है आपको और एजुकेशन भी देना। इसको हम क्या बनाते हैं, इसको हम राइट बना रहे हैं, उनका अधिकार दे रहे हैं, काहे के लिए, कि ये भी आपको फ्री एंड कंपलसरी रूप से मिल जाए, समझा क्या। दूसरा सॉल्यूशन, ये पहला सॉल्यूशन था, क्लियर है ना, पहला सॉल्यूशन, ठीक। नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या बोल रहा हूं मैं, नेक्स्ट सॉल्यूशन बोल रहा हूं मैं, नेक्स्ट सॉल्यूशन है जिसको मैं बोल रहा था, ये जो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल का जो अभी डिबेट देखा हम लोगों ने, है ना। अभी ये प्री स्कूल है, प्री स्कूल को क्या करते हैं हम, इनफॉर्मल ट्रीट करते हैं, और स्कूलिंग को क्या करते हैं, स्कूल लेवल का जो होता है उसको फॉर्मल मानते हैं। तो क्या हो, हम दोनों को ही फॉर्मल मान लेना, ये भी फॉर्मल है, ये भी फॉर्मल है, इसको भी हम क्या मान के चले, ये भी फॉर्मल है। तो भाई बेटर तरीके से रेगुलेशन, सुपरविजन, कंट्रोल वगैरह बढ़ जाएगा, समझा क्या। तो अभी जो अलग अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं ये सारे किंडरगार्टन स्कूल्स, इनको हम क्या कर सकते हैं, बेटर तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं, समझा क्या। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं, देखो अभी हमने क्या बात करा, करिकुलम की दिक्कत हो रही है, तो क्या कर सकती है, देखो जैसे एनसीईआरटी है, ये नेशनल लेवल पर होती है, एससीईआरटी स्टेट लेवल पर, ये क्या कर सकते हैं, ये ला सकते हैं ना करिकुलम, समझ में क्या। तो ऐसा बोला जाता है, ये इनको क्या करना चाहिए, करिकुलम बनाना चाहिए, शुड फॉर्मुलेट करिकुलम। लेकिन जब ये करिकुलम को बनाए तो क्या करना है आपको, अभी हमने पढ़ा था ना, जो प्रॉब्लम है बस उसका सॉल्यूशन बता दो। भाई आपको डिफरेंट सेक्शंस ऑफ स्टूडेंट जो है, उनकी जो भी कंसिडरेशन है उनको ध्यान में रखना है, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ डिफरेंट चिल्ड्रंस, है ना, डिफरेंट चिल्ड्रंस होते हैं, उनके कंसिडरेशन को आप, उनकी बातों को कंसिडर करो, उनके पॉइंट को कंसिडर करो, और उस हिसाब से आप क्या करो, एक करिकुलम तैयार कर दो, करिकुलम जो कि कैसा हो, करिकुलम जो कि सारे इंडिया को कवर करे, समझेगा, कोई भी स्टेट छूटने ना पाए, इसीलिए एक यूनिवर्सल होना चाहिए। लेकिन वही बात कर रहा ना, ये जो यूनिवर्सल तो हो, लेकिन ये वन साइज फिट्स ऑल नहीं होना चाहिए, वन साइज फिट्स ऑल वाला नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, समझा क्या। मतलब फिर हमको कैसे करना चाहिए, बॉटम अप अप्रोच के हिसाब से होना चाहिए। बॉटम अप अप्रोच किसको बोलते हैं, बच्चों मतलब नीचे लेवल पर देखो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके हिसाब से आप पॉलिसी बनाओ। मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो बच्चों की जो भी दिक्कतें थी उसको कंसिडर कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके का बॉटम अप अप्रोच हो गया कि नहीं हो गया। तो बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए,
समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या सॉल्यूशन होना चाहिए कि भाई ये देखो ये टीचर्स हैं, ये टीचर्स को क्या देना चाहिए, इतनी ट्रेनिंग इनको प्रोवाइड करना चाहिए, है ना, इनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। ट्रेनिंग, इनको ट्रेनिंग क्यों देनी है? क्योंकि ये टीचर्स क्या करते हैं, डील करते हैं, डील्स विथ स्मॉल चिल्ड्रन, है ना, प्री स्कूल चिल्ड्रन। प्री स्कूल लेवल पर जो भी चिल्ड्रन होते हैं, इन टीचर्स को क्या करना है, उनसे डील करना है। तो उसके लिए हमको उनको ट्रेंड करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, कब रोने लगे, कब क्या करने लगे, कब गुस्सा हो जाए, कब उनको खुश करना है, उसके लिए भाई आपको ट्रेनिंग करना है। काहे के लिए? इतना ट्रेंड होना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, टू हैंडल ये प्री स्कूल चिल्ड्रन। समझ में क्या? क्योंकि भाई प्री स्कूल चिल्ड्रन को हैंडल करना उतना आसान नहीं है। एक अगर वयस्क बच्चा है तो आप उसको हैंडल कर सकते हो बेटर तरीके से, बट एक अगर छोटा बच्चा है, समझा क्या, तो उसको हैंडल करने के लिए भाई ऐसे हर कोई हैंडल नहीं कर सकता उसको, क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं है उस समय वहां पे। तो उसको हैंडल करना है, उसका दिमाग लगा रहे पढ़ाई में, ये सब इंश्योर करना है। आपको एक्टिविटीज करवानी है उन बच्चों से, उनको लर्निंग को प्रमोट करना है, तो भाई आपको इंटेंस ट्रेनिंग चाहिए। समझ में क्या? ये ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए? इंटेंस ट्रेनिंग चाहिए, इंटेंस प्लस सोफिस्टिकेटेड ट्रेनिंग। समझ में क्या? ये ट्रेनिंग से हम क्या कर सकते हैं, इन सब चीजों को सॉल्यूशन के रूप में देख सकते हैं। समझ में क्या? नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, नेक्स्ट ये बोल रहा हूं कि अब क्या कर सकते हैं, देखो हम क्या कर सकते हैं, नए नए कंपोनेंट ला सकते हैं, है ना, नए नए तरीके ला सकते हैं, नए नए आइडियाज इजाद कर सकते हैं। काहे को लेकर के? न्यू एजुकेशन कंपोनेंट, ये हम इजाद कर सकते हैं। कहां पर? आंगनवाड़ी सेंटर में। इन आंगनवाड़ी सेंटर, काहे के लिए हम ये नए नए कंपोनेंट को इजाद करते हैं और आंगनवाड़ी सेंटर में? ताकि क्या हो, टू एंश्योर, ताकि क्या हो कि भाई एक तरफ क्या बोल रहा हूं, प्री स्कूलिंग हो रही है, समझ में क्या, और एक तरफ हो रही है एलिमेंट्री स्कूलिंग, है ना, ये है प्री स्कूलिंग, प्री स्कूलिंग, ये है एलिमेंट्री स्कूलिंग। ठीक, ये प्री स्कूलिंग और एलिमेंट्री स्कूलिंग के बीच में क्या हो, ये जो प्री स्कूलिंग का बच्चा है वो अपने आप को इतना एक्सपोज कर ले, समझा क्या, ताकि जब वो एलिमेंट्री स्कूलिंग में जाए तो कोई दिक्कत ना आए, समझा क्या, प्लस वो एलिमेंट्री स्कूलिंग की चीजों को अभी से सीखने लगे, समझा क्या। इसको इतना हमको क्या करना है, ये सब करने के लिए हमको नए नए आइडियाज इजाद करने पड़ेंगे, नए नए सॉल्यूशंस देखने पड़ेंगे, और वो सब हमको कहाँ लाना है, सरकार का काम कहाँ है भाई, आंगनवाड़ी में लाना। प्राइवेट वाले में तो प्राइवेट वाले देख ही रहे हैं अपने अपने आइडियाज, तो सरकार की क्या जिम्मेदारी है कि भाई नए नए एजुकेशन कंपोनेंट को इंटीग्रेट करे, काहे में, आंगनवाड़ी सेंटर में, ताकि बच्चे जो प्री स्कूलिंग के हो वो अपने आप को क्या करें, एक्सपोज कर सके, इतना एक्सपोज कर सके कि वो एलिमेंट्री स्कूल की चीजें सीख सके, अभी से जान सके, समझ सके। समझे क्या? मतलब हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्री स्कूल को और प्री स्कूल को इंटीग्रेट कर सके, है ना, इतना हमको इंश्योर करके चलना है। ये जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की होगी। सरकार को ये सब चीजें देखना चाहिए। समझा गया ना? क्लियर है? तो ये हमने देख लिया क्या है, ये हमने देख लिया प्री स्कूल की क्या प्रॉब्लम्स थी और क्या सॉल्यूशन थी। चलो नेक्स्ट क्या देखना है, इश्यूज एंड चैलेंजेस विथ स्कूलिंग, है ना। स्कूलिंग वाले में क्या दिक्कत हो रही, स्कूलिंग मतलब समझ गया ना, जो भाई पहली से लेकर के हम 12वीं तक की बात करते हैं, इनमें क्या दिक्कत हो रही है, इसको समझेंगे, फिर इसका चैलेंजेस देखेंगे, फिर इसका देखेंगे कि भाई क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए हम। समझा गया ना? अब देखते हैं, अभी हमने क्या देखा था, हमने इशूज विथ आरटीई एक्ट तो देख लिया था, है ना, इशूज विथ आरटीई एक्ट, आरटीई एक्ट में क्या इशूज था वो हमने देख लिया था, वो सारे पॉइंट आपने इंक्लूड कर लोगे इसमें सबसे पहले। दूसरा जो भी छूट रहा है, और हो सकता है कि इससे इसको पढ़ने के बाद कुछ कुछ अगर आपने आरटीई एक्ट में भूल गए हो तो वो सब कवर हो जाएगा यहाँ पे। समझना क्या? तो भाई सबसे पहला देखो, सबसे पहला इशूज क्या है भाई, ये है डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स, समझना क्या, पूरे इंडिया में ऑपरेट करते हैं। समझना क्या, ये डिफरेंट स्कूल्स हैं, समझना क्या, इनको क्या बोल रहा हूं मैं, ये हैं स्कूल्स।
कायदे से इनको आरटीई एक्ट के तहत क्या करना चाहिए, जो जो प्रोविजन लिखा है उससे कंप्लाई करना चाहिए, जो उसमें लिखा है उस वो इनको मानना चाहिए। बट यहाँ पर क्या देखने को मिलता है भाई, ये नॉन कंप्लायंस है। नॉन कंप्लायंस है मतलब भाई देश में जितने भी स्कूल हैं कुछ तो जो भी चीज़ आरटीई एक्ट के तहत लिखा है उसको फॉलो करती हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल में ऐसा देखा जा रहा है भाई, बहुत सारी स्कूल हैं ऐसी, एक नहीं, कि भाई ये नॉन कंप्लायंस हो रहे हैं। काहे से, जो भी प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड है, प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स हैं भाई, स्कूल चलाने के लिए सरकार ने बहुत सारे निर्देश जारी करके रखे हैं। समझना क्या भाई, बहुत सारे प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स हैं जो कि किसने, बाई गवर्नमेंट ने बहुत सारे, और बाई लेजिस्लेशन लॉ के थ्रू भी, जैसे आरटीई एक्ट के तहत, दैट इज आरटीई एक्ट में भी बहुत सारी चीज लिखा है ना कि टीचर प्यूपिल रेशियो ये होना चाहिए, 25% सीट आपको फ्री एजुकेशन के लिए रखना पड़ेगा वल्नरेबल सेक्शन के, ये सब लिखा तो है। बट हमने क्या बोला था भाई, वो सब सिर्फ कानूनी तौर पर ही लिखा है, समझा क्या। और ये कई बार क्या होता है, सरकार भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है कि स्कूल में ऐसा होना चाहिए। जैसे ये भी देखा था कि कमेटी होनी चाहिए, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, है ना, जो कि स्कूल का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा सा पीपल्स का, पब्लिक का रोल रहे, वो सब की बात करता है। लेकिन हमने क्या देखा कि बहुत सारी ऐसी स्कूल हैं जो इनको फॉलो नहीं करती, क्या करती है, नॉन कंप्लायंस है। पहला इशू समझ में आ गया क्या दिक्कत हो रही है आरटीई एक्ट के, तो नॉन कंप्लायंस वाला एक इशू है। दूसरा इशू क्या बोल रहा हूं मैं, दूसरा इशू ये है एब्सेंटिज्म का इशू है, एब्सेंटिज्म, समझे क्या, एब्सेंटिज्म इशू। अब यहाँ पर एब्सेंटिज्म का इशू क्या है, दोनों के लिए इशू है। ये एब्सेंटी का जो इशू है ना, वो टीचर के लिए भी है, टीचर्स कभी प्रेजेंट ही नहीं होते सरकारी स्कूलों में, समझना क्या। प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट में तो आपको भाई पैसा ही नहीं मिलेगा अगर आप एब्सेंट हो गए। ये सबसे दिक्कत हो रही है पब्लिक स्कूल में, ये हम काहे की बात कर रहे हैं, पब्लिक स्कूल्स की, समझना क्या। सरकारी स्कूलों में ही ये दिक्कत हो रही है, सुनना ना, पब्लिक स्कूल्स में ये प्रॉब्लम हो रही है। टीचर्स का भी एब्सेंट बहुत रहता है, बहुत बार देखा गया है कि टीचर्स प्रेजेंट ही नहीं होते हैं स्कूल, समझना क्या। और एक चीज और देखी गई है, प्रॉक्सी टीचिंग का कंसेप्ट आ गया। प्रॉक्सी टीचिंग मतलब जो मेन टीचर होता है ना, प्रॉक्सी मेन टीचर तो कभी आएगा ही नहीं, उसके बिहाफ में किसी लड़के को भेज दिया कि भाई देख लेना, मैनेज कर लेना। ये बहुत बढ़ गया है इंडिया में, प्रॉक्सी टीचर्स का कंसेप्ट आ गया, समझ में क्या। और दूसरी बात कि भाई स्टूडेंट्स का भी एब्सेंटिज्म ये भी पकड़ रहा है, जोर पकड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, एक तो भाई डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये भी देखा गया है। जो ST SC के लोग होते हैं ना, SC ST के जो बच्चे होते हैं, उनके साथ जो मान लो कि भाई जो उच्च वर्ग के लोग अगर वहाँ पे पढ़ते हैं तो वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, समझ क्या। उनका वो बुलिंग होता है, समझ क्या भाई, उनको बुली किया जाता है, बुलिंग के कारण भी वो अटेंड नहीं करते हैं। प्लस थर्ड एक और रीज़न देखा गया है कि भाई जो मिड डे मील का प्रोग्राम है ना, मिड डे मील के तहत उनको खाना देना चाहिए था, जो इसके कारण अटेंडेंस को बढ़ाने की बात किया था, ये इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, इसका पुअर इम्प्लीमेंटेशन होता है। जो खाना उनको बताया गया है कि भाई ये आपको मील देना पड़ेगा, ये देना चाहिए, वो मील उनको एक्चुअली में दिया ही नहीं जाता, समझ में, वो सारे मील को डाइवर्ट कर दिया जाता है। इनको अलॉट तो होते हैं अच्छे अच्छे राशन, बट वो राशन कहाँ चला जाता है, इनके हेडमास्टर के घर में, और बच्चों को क्या मिलता है, पुअर। और उसमें भी भाई जितने बार मान लो कि भाई आपको लंच में अच्छी अच्छी 4-5 तरीके की, मान लो कि बोला गया था कि खिचड़ी के साथ आपको दाल दिया जाएगा, दाल के साथ साथ मान लो कि भाई आपको कढ़ी दी जाएगी, तो बोला इतना जा रहा है, देते सिर्फ एक ही चीज है, समझा क्या। तो इसका भी मिड डे मील का भी पुअर इम्प्लीमेंटेशन होता है। प्लस इसके साथ साथ जब उनको बैठाया जाता है ना, तो उसको सेग्रीगेशन कर दिया जाता है। सेग्रीगेशन मतलब SC वाले अलग बैठेंगे, ST वाले अलग बैठ रहे हैं, जनरल वाले अलग बैठ रहे हैं। इससे क्या होता है भाई, ये हमने लाया ही इसलिए था कि भाई हम क्या हो, इक्वालिटी को प्रमोट कर सकें, लेकिन वो सबको हमने क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। तो इसके कारण क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स का एब्सेंटिज्म देखने को मिल रहा है, समझना क्या, क्लियर है ना। तो भाई इसके कारण बहुत से रीजन है। और कौन से रीजन है एब्सेंटिज्म के, तो भाई एक मैंने आपको बता दिया कि भाई जब टीचर ही एब्सेंट है, बच्चों को पता है कि टीचर तो आएगा ही नहीं, टीचर एब्सेंट है, तो भाई लर्निंग तो होनी नहीं है स्कूल में, तो लर्निंग तो छोड़ ही दो, लर्निंग होगा ही नहीं, तो भाई क्यों जाएं। और तीसरा चीज था भाई खाना मिलेगा, और वो भी हमने देखा कि खाना तो वो क्या ही देते हैं, तो इसलिए बच्चों को भी लगता है कि भाई क्यों जाएं, हम स्कूल ही जाएं क्यों। तो फिर इसके कारण इन दोनों का एब्सेंटिज्म बढ़ रहा है। तो ये हमारे लिए कंसर्न होगा कि नहीं होगा, हमारे लिए बेशक ना हो, पर सरकार के लिए तो ये कंसर्न है ना, समझा क्या ना, सरकार के लिए तो बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि ये क्या है, बच्चे ह्यूमन रिसोर्स हैं, समझा क्या, ये फ्यूचर है इंडिया का,
फ्यूचर में लेबर फोर्स, और आपको पता है आगे की जनरेशन जो होने वाली है, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है समझार के लिए, सरदर्द है, समझा गया। तो ये दोनों एक एब्सेंटिज्म का इशू जो था वो देखा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड इशू क्या है। चलो अब जो टीचर प्रेजेंट भी है ना, जो टीचर आते भी हैं अक्सर, तो उन टीचर्स के साथ क्या इशूज हैं कि भाई ये टीचर्स के साथ क्या है, ट्रेनिंग नहीं है, इनके पास ट्रेनिंग क्या है, ट्रेंड नहीं है, समझा क्या, ये ट्रेंड नहीं है, समझा क्या, मतलब क्या है कि भाई गैप है, गैप है किस चीज के बीच में भाई, एक टीचर जो प्राइवेट स्कूल में एक टीचर होता है और जो एक टीचर है पब्लिक स्कूल में, पब्लिक स्कूल में, समझा क्या, उनके बीच में अगर हम देखें तो भाई जो गैप है ना, गैप बहुत ज़्यादा है, समझा ना है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है। मतलब इसकी स्किल्स अगर आप देखोगे प्राइवेट स्किल की, ये एक तो बहुत मेहनत करते हैं, समझा क्या, इनका जो इनका अगर हम देखें पंचुअलिटी, इनकी पंचुअलिटी बहुत है, स्किल्स बहुत हैं, समझा क्या, ट्रेनिंग होती है, इनको ट्रेंड होते हैं, हाईली क्वालिफाइड होते हैं, समझा क्या। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो इनके बीच में ये सारी चीज़ों में ये लैक करते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या है, गैप बहुत ज़्यादा है। गैप बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होता है भाई, इसके कारण ये स्टूडेंट्स के, टीचर्स एक तरफ और स्टूडेंट्स, इनके बीच में जो रिलेशन होगा, रिलेशन जो एक बेटर रिलेशन की कामना हम करते हैं वो लैक करती है, कम कम रहेगी, समझा क्या। टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो एक जो मोटिवेशन का रिलेशन होता है ना, जो एक टीचर क्या होता है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है इनोवेशन के लिए, समझा क्या, मेहनत करने के लिए, वो सब चीजें यहाँ पर लैक करती है, लैक, समझा क्या, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण हो ये रहा है कि भाई टीचर की जो क्वालिटी है ना, टीचर की जो क्वालिटी है वो अच्छी होगी कि बुरी होगी, वो बहुत कम है, समझना क्या। और उसका परफॉर्मेंस, क्वालिटी अगर कम है आपका तो परफॉर्मेंस कैसा होगा, आपका परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगा, समझना क्या। तो भाई ये ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाते, क्लियर है। तो ये एक नेक्स्ट इशू हमने देख लिया कि भाई ये भी एक कोई इशू हो रहा है, ठीक है। इतने सारे इश्यूज देख लिए हम लोगों ने। अब देखते हैं नेक्स्ट, और देखते हैं क्या कि भाई देखो ये एजुकेशन सिस्टम है, काहे का, स्कूल का, समझ में क्या, ये कैसा है एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम भाई जिस हिसाब से हमारी इकोनॉमिक सिस्टम इंटीग्रेट हो रही है, मतलब बढ़ रही है, प्रोग्रेस कर रही है, समझ में क्या, उसमें क्या है, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स का एसिमिलेशन कम हो रहा है, समझा ना। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, एजुकेशन सिस्टम में स्लो प्रोग्रेस है, स्लो प्रोग्रेस है, काहे को लेकर के स्लो प्रोग्रेस है, काहे के लेकर के यूज ऑफ आईसीटी को लेकर के, समझना क्या, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि भाई एडवांस टेक्नोलॉजीज जो होती हैं। अब देखो एक चीज समझो, देश की जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी है देश की, वो क्या डिमांड करती है, वो डिमांड करती है आईसीटी को, है ना। आईसीटी जितना स्ट्रांग होगा, इन दोनों के बीच में कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब आईसीटी जितना स्ट्रांग होगा आपकी ग्रोथ उतनी क्या होगी, बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, समझ में क्या। और ये जो टेक्नोलॉजी, ये आईसीटी का जो पेस है, पेस मतलब कि किस हिसाब से ये बढ़ रही है, ये पेस है बहुत ज़्यादा, समझा क्या, बहुत रफ्तार से ये पेस पकड़ रहा है आईसीटी। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम इसके साथ मैच नहीं करता है, हमारा यहाँ पर स्लो हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम में स्लो ग्रोथ हो रही है, स्लो ग्रोथ हो रही है, समझना क्या, एजुकेशन सिस्टम में स्लो ग्रोथ है, वहीं पर आईसीटी की में जो ग्रोथ हो रही है वो बहुत तेजी से हो रही है। जैसे कि एग्जांपल के तहत आपको मैं बताता हूँ, जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, पहले देखो अभी 4 साल के अंदर ही 2G भी देख लिया हम लोगों ने, 3G भी देख लिया, 4G भी देख लिया। और आज भी अगर आप देखो स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है आपको, स्कूल में जो आपका ये आईपी वगैरह जो पढ़ाया जाता है उसमें काहे का बताता है, बाइनरी सिस्टम तक ही सीमित है, बाइनरी सिस्टम ही आज तक, और बाइनरी सिस्टम और थोड़ा बहुत कोडिंग, इसके अलावा ये सब के बारे में कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस हो नहीं रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आइडिया हो नहीं रही है, समझा। अभी हमने देखा था जब बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ रहे थे तब उसमें देखा था, जब नैनो टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि भाई अभी अभी रिसेंटली क्या हो रहा है कि भाई
जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको इंक्लूड किया जा रहा है इतने सालों बाद, समझ में आ रहा है। और रोबोटिक्स को अभी अभी थोड़ा सा सिलेबस में इनको थोड़ा बहुत जगह मिली है। और सोचो रोबोटिक्स में वर्ल्ड ने कितना आगे लीड ले ली, कितना ज्यादा पढ़ा दिया गया। हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी इनका चालू हुआ है, समझ में आ रहा है। तो भाई अभी से हम उनको इंटीग्रेट करने में थोड़ा सा स्लो हो रहे हैं। हमको क्या करना चाहिए, शुरू से बच्चों को ये सब सिखाना चाहिए। हम सिखाते क्या है, बाइनरी सिस्टम को, और कहाँ पे वर्ल्ड दूसरी कंट्रीज में क्वांटम कंप्यूटिंग में सब कुछ काम चलने लगा। समझ सही है कि बाइनरी सिस्टम बेस होता है पढ़ाने के लिए, वो जरूरी है, बट ये भी तो देखिए कि भाई अब पूरे साल भर आप वही पढ़ाओगे क्या? पूरा एजुकेशन सिस्टम में वही उसी से डील करता है। थोड़ा पेस के साथ, थोड़ा भी क्लास जैसे जैसे बढ़ती है तो उनकी टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट होता है वो भी होना चाहिए, लेकिन वो हमारे इंडिया में क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। समझा क्या मतलब? क्या है कि भाई इंडस्ट्रीज की डिमांड रहती है। देखो इधर यहां पे समझो, ये है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज की जो डिमांड है ना, वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी की है, वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी की डिमांड करते हैं। समझ में क्या? डिफरेंट टेक्नोलॉजी मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी। और हमारा जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम काहे से पढ़ाता है, स्कूल एजुकेशन सिस्टम वो क्या टीच करता है, वो टीच करता है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जा रहा है। समझ में क्या? आज भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जमाने की जो मशीन है उसके बारे में पढ़ाया जाए, स्टीम इंजन का अभी पढ़ाया जा रहा है। आपको पढ़ाना काहे के लिए चाहिए भाई? आज आपको असेंबली से लेकर के एआई से लेकर के रोबोटिक्स, इन सब का इस्तेमाल कराना पढ़ाना चाहिए। समझ में क्या? जब स्कूल एजुकेशन ही आपका वीक है, इसके कारण जो हायर एजुकेशन होता है ना, हायर एजुकेशन, ये भी क्या होता है, ये भी सफर करता है। समझ में क्या? तो भाई ये एक इशू हो रहा है हमारे यहाँ। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये है कि भाई ये है स्कूल। ठीक, और स्कूल में कौन काम करते हैं? टीचर्स काम करते हैं। स्कूल में कौन काम करते हैं? स्कूल में काम करते हैं आपके स्टूडेंट्स। ठीक, अब एक बात बताओ, अगर मेरे को चेक करना है कि कौन सा स्कूल कितना ज्यादा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो वो हमारे यहाँ ऐसा कोई अरेंजमेंट ही नहीं है। समझ में क्या? भाई स्कूल खुले तो हैं, समझ में क्या, लेकिन इन स्कूल पर क्या हो रहा है, इन स्कूल को लेकर के यहाँ पे बताता हूँ, इन स्कूल को लेकर के भाई इनका मॉनिटरिंग, इनका मॉनिटरिंग को लेकर के, मॉनिटर मतलब इनका जांच रखना कि भाई कैसे कौन सा स्कूल काम कर रहा है। इनका सुपरविजन, सुपरविजन, सुपरविजन मतलब निरीक्षण करना। सुपरविजन काहे को लेकर के? सुपरविजन इनके परफॉर्मेंस को लेकर के, फॉर देयर परफॉर्मेंस, कि भाई वो कितना परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। समझना क्या? उनका सुपरविजन, उनका मॉनिटर करना। इसके लिए अरेंजमेंट जो है ना, अरेंजमेंट जो होना चाहिए, इसके लिए जो अरेंजमेंट होना चाहिए, वो अरेंजमेंट क्या हो रहा है, अरेंजमेंट लैक करता है, इज लैकिंग। अब एक चीज समझो यहाँ पे, ये जो मैंने एक बॉक्स में बना दिया, मतलब क्या बोल रहा हूँ, मॉनिटर करना, सुपरविजन करना परफॉर्मेंस का। अब ये जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो परफॉर्मेंस में स्कूल के परफॉर्मेंस की भी बात कर रहा हूँ, वो मैं टीचर के परफॉर्मेंस की भी बात कर रहा हूँ, वो स्टूडेंट के परफॉर्मेंस की भी बात कर रहा हूँ कि स्कूल में कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया, उस स्कूल के अंदर टीचर्स का क्या परफॉर्मेंस है, उस टीचर के अंदर स्टूडेंट्स का क्या परफॉर्मेंस है। इसको मेजर करने के लिए प्रॉपरली अरेंजमेंट लैक करता है हमारे यहाँ। समझा क्या? हाँ, रिसेंटली अभी कुछ किया जा रहा है, वो देखेंगे जब सॉल्यूशन में देखेंगे, तो वो तो हम देख लेंगे, बट प्रॉब्लम्स तो है ना, प्रॉब्लम्स है, ये हम समझ लिए। ठीक है ना? नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, नेक्स्ट ये एक नेक्स्ट इशू हो गया। समझा क्या? नेक्स्ट इशू समझो, नेक्स्ट इशू क्या बोल रहा हूं मैं, नेक्स्ट इशू ये है कि भाई देखो, ये है पब्लिक स्कूल। पब्लिक स्कूल मतलब सरकारी स्कूल। जब मैं यहाँ पे बार बार पब्लिक स्कूल बोल रहा हूँ, तो याद रखना है कि सारी पब्लिक स्कूल का एफिशिएंसी खराब नहीं है। जैसे केंद्रीय विद्यालय का वो तो इवन जो इंडिया के टॉप स्कूल है उनमें आते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय वो भी इंडिया के टॉप स्कूल्स में आते हैं। मैं केवी और जवाहर नवोदय के विद्यालय के स्कूल को अभी साइड कर रहा हूँ। समझ में? दो स्कूल की साइड कर रहा हूँ, बाकी जो सरकारी स्कूल है उनकी बात कर रहा हूँ। समझ में ना? तो ये जो पब्लिक स्कूल्स हैं,
इनमें जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, ये जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है? वो क्या हो रहा है? डिग्रेड हो रहा है। डिग्रेड हो रहा है मतलब नीचे जा रहा है, अपकर्ष हो रहा है, उप समझ में ना, नीचे आ रहा है ये, ठीक है ना। ये क्वालिटी इसका क्या हो रहा है? डिग्रेड हो रहा है। इसी के चलते इसका रिजल्ट क्या है? देखो इसका ये रिजल्ट हो रहा है, इसका रिजल्ट ये हो रहा है, ये किस चीज को जन्म देता है? ये जन्म देता है प्राइवेट स्कूल का, प्राइवेट स्कूल इसका मशरूमिंग हो रही है। समझ में क्या भाई? दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है प्राइवेट स्कूल में, लेकिन इसके कारण क्या प्राइवेट स्कूल मशरूमिंग हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं होती है। समझ में क्या? क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ, सोशल गुड्स होते हैं, सोशल गुड्स। देखो जैसे कि आपके पास भाई गुड्स एंड सर्विस हम पढ़ते हैं ना, कि भाई ये गुड्स है, भाई खाने की चीज हो गई, वो एक गुड्स हो गए, हम यूज करते हैं, वो सब गुड्स होता है। एक और गुड्स होता है जिसको हम सोशल गुड बोलते हैं, जिसमें बोला जाता है कि भाई दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है हेल्थ और एजुकेशन। समझ में क्या भाई? इसमें देखो ये आपका ना लाइफ में ये हर क्षण आपको जरूरत होती है। समझ में क्या? ये हेल्थ और एजुकेशन जो है भाई, बिना इसके आज का ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकता। समझ में क्या? अब सोचो, इस चीज को हम सोशल गुड बोलते हैं क्योंकि भाई इसमें अगर आपने अच्छा कर लिया तो आप समाज में एक बेहतर लाइफ जी सकते हो, और जो अगर आपने आपको ये दो चीज नहीं मिल रही है तो भाई आपकी लाइफ एक नर्क हो जाएगी। समझ में क्या? आज की सोसाइटी में। लेकिन बोला जाता है ये जो सोशल गुड होना चाहिए ये किसके पास होना चाहिए? सोचो, प्राइवेट के पास रख दोगे आप, प्राइवेट के पास रखोगे तो क्या होगा? मतलब मनचाहा रेट आपसे वसूल करेंगे, और जब आपको जरूरत होगी तब आपको हो सके मिले भी ना। जैसे कि अभी देखो कोविड-19 का है, समझा गया? कोविड-19 भाई आपको सरकारी अस्पताल में इतना ज्यादा, मान लो सरकारी अस्पताल कम है तो आप जाते हो प्राइवेट में, अब प्राइवेट में गए, अब 25-30 हजार रुपए चार्ज कर रहे हैं, आप कहां से दे पाओगे? समझा रहा है? तो आप क्या हो गए? आप सर्वाइव नहीं कर सकते ना अब। तो यही बोला जाता है जो सोशल गुड होते हैं वो किसके साथ होना चाहिए? हमेशा वो होना चाहिए, वो एक तरीके से पब्लिक के पास होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। इनको कौन ओन करना चाहिए? गवर्नमेंट ओन करना चाहिए। बोला जाता है कि जितने भी गुड्स होते हैं वो एक बार प्राइवेट में हो जाए, लेकिन ये वाला जो गुड्स है वो काहे पे नहीं होना चाहिए? वो प्राइवेट पे नहीं जाना चाहिए। कौन सा? हेल्थ और एजुकेशन का गुड। समझना क्या? हेल्थ और एजुकेशन हमेशा क्या होना चाहिए? वो एक सोशल गुड है जो कि हमेशा किसके पास होना चाहिए? गवर्नमेंट ओन्ड होना चाहिए। इसको कौन ओन करे? ओन्ड बाई, शुड बी ओन्ड बाई गवर्नमेंट। मतलब ये हमेशा की क्या बना रहे? पब्लिक गुड ही बना रहे। समझना क्या? हेल्थ और एजुकेशन को क्या होना चाहिए? हमेशा क्या होना चाहिए? इनको एक पब्लिक गुड होना चाहिए। ये लिख दिया मैंने, पब्लिक गुड होना चाहिए। समझा गया ना? इसीलिए हमेशा बोला जाता है एजुकेशन और हेल्थ, इसीलिए हर कोई इसका विरोध करता है। प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे हैं भाई, उससे अच्छा बात थोड़ी है। आपको लगता होगा कि प्राइवेट स्कूल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये भी तो सोचो प्राइवेट स्कूल के बढ़ने के साथ साथ कितने लोग वंचित होते जा रहे हैं। हर व्यक्ति थोड़ी एजुकेशन अफोर्ड कर सकता है, प्राइवेट एजुकेशन हर व्यक्ति नहीं अफोर्ड कर सकता ना। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूलिंग बढ़ रही है। प्राइवेट स्कूलिंग के बढ़ने के साथ साथ क्या बताया मैंने, इसके कारण क्या हो रहा है कि भाई कॉस्ट ऑफ एजुकेशन भी बढ़ रहा है ना, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन भी बढ़ रहा है। ये अफोर्डेबल हो रहा है क्या? अब ये अफोर्डेबल नहीं है। बहुत सारे अफोर्डेबिलिटी पर क्वेश्चन उठ रहा है कि भाई हर व्यक्ति इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। अफोर्डेबिलिटी पर क्वेश्चन उठ सकते हैं, उठ सकते क्या है? उठ ही रहे हैं, क्योंकि ये भाई जो पुअर क्लास के बच्चे होते हैं वो थोड़ी कॉन्वेंट और डीएवी जैसे स्कूल और डीपीएस जैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं। अभी एक देखो, अभी एक बीच में बहुत सा एक वो जो मास्क था वो सर्कुलेट हो रहा था, उस मास्क का एक मास्क जो आपको मार्केट में 20 रुपए का मिलता है, ऐसा उसको सर्कुलेट किया जा रहा था। पता नहीं वो बात सच है कि नहीं है, बट फिर भी ऐसा सर्कुलेट तो किया जा रहा था कि वो 400 का मास्क है। सोचो तो भाई अफोर्डेबिलिटी, पुअर बच्चा जो पुअर स्टूडेंट्स होंगे, पुअर फैमिली होती है, वो उसको अफोर्ड कर पाएगी? वो उसको बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाएगी। समझ क्या? तो तो क्या करने की बात हो रही है? इसीलिए बोला जाता है जो पब्लिक स्कूल है, पब्लिक स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स, ये सब पब्लिक स्कूल्स ही तो जन्म दे रही है भाई प्राइवेट स्कूल को, है ना। तो क्या करना चाहिए? पब्लिक स्कूल्स की जो क्वालिटी है ना, उसको हमको क्या करना चाहिए? इंप्रूव करना चाहिए। हमको इनको कॉर्पोरेटराइज कर दो, कॉर्पोरेट स्टाइल में ये रन करें, है ना। कॉर्पोरेट स्टाइल में रन करेंगे, जैसे कि केवी और नवोदय विद्यालय।
तो भाई ये जो नॉर्मल सरकारी स्कूल हैं ये भी बेहतर तरीके से काम कर सकती हैं। केवी टक्कर दे ही रही है ना भाई, इंडिया की जो बेस्ट स्कूल्स हैं उनमें नाम आता है केवी का और नवोदय विद्यालय का। तो भाई वो सब क्या है, वो सब तो टक्कर दे रहे हैं ना सैनिक स्कूल्स जो होते हैं, उनमें भी देखो आप क्या होता है, क्वालिटी एजुकेशन दिया जा रहा है। तो भाई वो भी टक्कर देते हैं ये डीपीएस वगैरह से, कई बार केवी के परफॉर्मेंस तो इनसे भी अच्छे हैं, समझ में आ रहा है। तो उसके कारण क्या है, क्योंकि हमने उनको क्या कर दिया है, कॉर्पोरेटाइज कर दिया है, उनको थोड़ा सा मतलब कॉर्पोरेट स्टाइल में चलाने की बात कर दी है, ऑटोनॉमी दे दी है, समझा क्या, प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दो। आप ये सब करोगे तो आप ये सब चीजों में महारती हासिल कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, समझा क्या। और सबसे अर्जेंट नीड यही है कि पब्लिक स्कूल्स को थोड़ा सा इंप्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, समझा क्या ना। तो ये एक नेक्स्ट इशू जो हमने देखा, ये एक बड़ा इशू है। नेक्स्ट क्या बोला मैंने, देखो ये जो स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, इन पब्लिक स्कूल्स में टीचर की क्वालिटी ये सब तो हमने देख ली। ये पब्लिक स्कूल्स में एक चीज और दिक्कत हो रही है कि भाई यहाँ पर पढ़ाई बच्चे क्यों नहीं अटेंड करते हैं, उसका एक रीजन ये भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बेंच नहीं है, डेस्क नहीं है, बोर्ड नहीं है, समझ में क्या भाई, पेड़ के नीचे बैठा देते हो, बारिश हो रही है, कई बार ऐसी फोटोज भी दिख रही है बारिश में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो भाई क्या है, भाई यहाँ पर क्या है, पब्लिक स्कूल्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या करते हैं, लैक करता है, समझ में क्या भाई। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, लैक्स लर्निंग एनवायरनमेंट, जो भाई एक सीखने के लिए जो एक वातावरण होना चाहिए ना, वो वातावरण वहां पे नहीं है, समझ में क्या भाई। स्कूल ओपन एरिया में लगा रहा हूँ, गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, लोग यहाँ पर हल्ला कर रहे हैं और वहां पर आप पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे में पढ़ाई थोड़ी हो पाती है, लैक्स लर्निंग एनवायरनमेंट। तो भाई लर्निंग एनवायरनमेंट जो एक वातावरण होना चाहिए सीखने के लिए, वो वहां पर नहीं हो रहा, समझ में क्या। उसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया, जो एक कॉम्पिटेंस टीचर होने चाहिए, कॉम्पिटेंस टीचर मतलब क्या होता है भाई, क्वालिफाइड टीचर, एक जो जिम्मेदार टीचर होना चाहिए, उतना कॉम्पिटेंस होना चाहिए कि वो सब कुछ पढ़ा ले, उसकी उतनी क्वालिटी होनी चाहिए, वो कॉम्पिटेंस टीचर वो भी नहीं है, समझा क्या, उनकी भी गड़बड़ी हो रही, समझा क्या ना। तो ये एक दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ इशूज हैं जो हमने समझ लिया कि भाई ये सब कुछ इशूज हैं। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन क्या है, फिर इतना सारा इशूज तो देख लिया, अब थोड़ा सा बताओ कि भाई सॉल्यूशंस क्या होना चाहिए इनका, ठीक है। हाँ सॉल्यूशन देखते हैं। तो भाई आपने जो भी अभी तक देख लिया है उन्हीं का सॉल्यूशन अब देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने क्या देखा कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर लैक होता है ना, तो भाई रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ये है कि भाई प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, जैसे बाथरूम होता है ना, बाथरूम होता है, सेपरेट हो, सेपरेट कर दो इसको, सेपरेट हो काहे के लिए, सेपरेट हो गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, समझना क्या, बाथरूम सेपरेट कर दो भाई। जैसे फैन वगैरह का, फैन है, ब्लैक बोर्ड होते हैं, वाइट बोर्ड होते हैं, ब्लैक वाइट बोर्ड, इनकी फैसिलिटीज अरेंज करो, ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड, समझ में क्या, डेस्क हो, प्रॉपर डेस्क हो, समझ में क्या, प्रॉपर चेयर्स हो, ठीक है ना, ये सब का इंफ्रास्ट्रक्चर, हैंड पंप वगैरह हो, हैंड पंप को लिंक करो आप कहीं से भाई, जिसको प्यूरिफाइड वाटर हम पी सकें, समझा क्या, आरओ का वाटर, ये सब फैसिलिटीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये सब काहे में आएंगे, सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आना चाहिए। हाँ तो ये प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो भाई हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रॉपर कराने की जिम्मेदारी है, तब जा करके अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, दिस विल अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स, है ना, स्टूडेंट्स इससे अट्रैक्ट होंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली प्रॉब्लम तो हम सॉल्व कर सकती है सरकार, समझना क्या। नेक्स्ट क्या करना चाहिए, नेक्स्ट अभी क्या होता है, ऐसा देखा गया है कि भाई सरकारी स्कूलों में क्या होता है कि भाई एक सब्जेक्ट चल रहा है, तो भाई ऐसा भी हो रहा है कि 6 का सब्जेक्ट चल रहा है और 7th 8th में भी वही पढ़ा रहे हैं, समझा क्या। तो हमको क्या करना है, एक टाइम बाउंड प्रोग्राम लाना चाहिए। टाइम बाउंड प्रोग्राम में मतलब क्या होता है, टाइम बाउंड प्रोग्राम, देखो यहाँ पे समझो, इसका टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए। सरकारी स्कूल में ये दिक्कत देखने को मिलती है, 6 का बच्चा 6 की चीजें नहीं समझ पा रहा है, समझा क्या, 7th में पहुंच गया अभी भी वो 6 की चीजें ही पढ़ रहा है। तो टाइम बाउंड प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि भाई हम उस बच्चे को उसी समय में इतना एजुकेशन दें, उसको इतना उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए कि वो क्या करने लगे, जो उसका एज अप्रोप्रिएट लर्निंग है वो मेंटेन हो सके, समझा क्या, फॉर एज और जो भी उसकी अप्रोप्रिएट क्लास है,
अप्रोप्रिएट क्लास लर्निंग ये हम क्या कर सकें, ये अचीव कर सकें, टू बी अचीव्ड। समझा क्या भाई? ये रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करो ना आप भाई। पहली का अगर टीचर है तो वो उसको इतना पढ़ाए उस बच्चे को कि वो बच्चा पहले की सारी बुक्स पढ़ सके। पांचवी का स्टूडेंट है तो पांचवी के जो टीचर है उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो कि भाई आपको इस समय के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट कराना है। सिलेबस कंप्लीट कराने के साथ साथ सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं कराना है, आपको इतना बच्चों को सिखाना है कि भाई वो बच्चा पांचवी की चीज समझ सके, पांचवी की चीज सीख सके और पांचवी की चीज वो वहां पर लर्न कर सके। मतलब लर्निंग आउटकम को हम क्या कर सके, इंप्रूव कर सके। मतलब ये सब करने के बाद हम क्या करेंगे, लर्निंग आउटकम को हम बढ़ा सके। समझ में क्या भाई? ये चीज को हमको इंश्योर करना। क्लियर? मतलब क्या होगा इससे, क्या होगा, हम मेन चीज क्या चाहते हैं कि भाई वो बच्चा क्या हो, एज अप्रोप्रिएट क्लास लर्न कर सके। इसका मतलब क्या होता है कि उस बच्चे में न्यूमेरेसी स्किल जो होती है ना, वो आ जाए भाई। जोड़ घटाना वगैरह सब कुछ सीख जाए, एडिशन मल्टीप्लिकेशन मतलब जो मैथमेटिकल स्किल्स होते हैं वो आ जाए, प्लस जो बेसिक लिटरेसी होती है, मतलब पढ़ लिख करके समझ पाए, एनालाइज कर सके खुद से, इतना सब कुछ वो सीख जाए। और वो भी कब, टाइम बाउंड मैनर में। उसके लिए आप प्रॉपर एक प्रोग्राम बनाओ ना भाई, बताओ कि ये सब चीज सीखने के लिए इतना समय लगेगा बच्चों को, उस हिसाब से उनको सिखाया जाए। समझ में क्या ना? नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या हो, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, है ना, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। इसके लिए आप उनको पहला तो ट्रेनिंग दो, ठीक है ना। इस टीचर को पहले क्या करो, ट्रेनिंग दो। ट्रेनिंग के साथ साथ इसका क्या होना चाहिए, रेगुलर टाइम टू टाइम असेसमेंट हो, रेगुलर असेसमेंट, है ना भाई। टाइम टू टाइम उसको देखते रहो कि भाई वो ढंग से परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। समझना क्या? क्लियर है? ये ट्रेनिंग के लिए हो, ये काहे के लिए, अब ये जो रेगुलर असेसमेंट होना चाहिए उस टीचर का भी होना चाहिए, और ये रेगुलर जो असेसमेंट होगा वो चिल्ड्रन का भी तो करो आप, है ना। चिल्ड्रन को काहे को लेकर के रेगुलर असेसमेंट कि भाई इस बच्चे का लर्निंग आउटकम क्या है ना, लर्निंग आउटकम क्या है कि भाई ये वाला बच्चा कितना सीख पा रहा है, कितना नहीं सीख पाया। समझना क्या? तो हम क्या कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं टाइम टू टाइम। ये असेसमेंट होना चाहिए टाइम टू टाइम, हर 3 महीने में, हर 6 महीने में आप दोनों का असेसमेंट करो, बच्चों का भी असेसमेंट करो और टीचर्स का भी असेसमेंट करो कि वो ढंग से परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। समझ में क्या? क्लियर? अब ये ट्रेनिंग की तो बात कर रहे हैं हम, ट्रेनिंग के साथ साथ जो ये ट्रेनिंग तो तब दोगे ना भाई जब वो एक अच्छा वो टीचर्स के अंदर इतना एप्टीट्यूड हो कि वो आगे जाकर के उन बच्चों को पढ़ा सके। अगर हम उसके अंदर पोटेंशियल देखते हैं तो उसको ट्रेनिंग देख करके कुछ सुधार सकते हैं। लेकिन आप सोचो अनपढ़ व्यक्ति है, ऐसे ही फर्जी डिग्री लेकर के पास हो गया, तो उसको बाद में आप ट्रेनिंग भी दोगे तो कोई मतलब नहीं है। इसीलिए इसका जो रिक्रूटमेंट कैसा होना चाहिए, रिक्रूटमेंट हो या फिर जो उसको बोल रहे हैं हायरिंग हो उस टीचर की। हायरिंग के लिए क्या बोल रहा हूं मैं, वो मेरिट बेस्ड पर होना चाहिए। मेरिट बेस्ड मतलब जैसे कि नेट जेआरएफ जैसा एग्जाम होता है ना भाई, इतना क्वालिफाइड टीचर लो आप। समझना कि एक जैसे कि अभी आप देखते हो कि भाई मास्टर्स डिग्री कंप्लीट हो या बीए कंप्लीट हो, मतलब एक क्वालिफिकेशन चाहिए, मस्ट है। समझना क्या कि भाई आपको ये एग्जाम क्वालिफाइड करो आप, तब जाकर के आपका हायरिंग हो। जैसे केवी में अगर आपको जाना है तो केवी का एग्जाम होता है, आप उसको अगर निकाल लोगे तब आप एलिजिबल माने जाते हो कि आप पढ़ा सकते हो। तो वैसा हम सारे सरकारी स्कूल्स के लिए करें। समझना कि अभी क्या होता है कि भाई चलता है, कंसेप्ट चलता है, और दूसरा क्या कि भाई नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद से एंट्री हो जाती। समझना क्या? तो ये सब चीजों को ओवरकम करने की जरूरत है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं, देखो अभी मैं आपको बताता हूं एनसीईआरटी ने क्या किया है। एनसीईआरटी ने एक लर्निंग इंडिकेटर को बनाया है, हैज डेवलप्ड लर्निंग इंडिकेटर। जो भी मैं टीचर और उनका बात कर रहा था ना कि भाई रेगुलर असेसमेंट होना चाहिए। असेसमेंट तो तब करोगे ना जब पहले कुछ सिखाओगे उनको, है ना, पहले उसके लिए अरेंजमेंट तो बनाओ तब तो असेसमेंट करोगे। अभी क्या है, रिसेंटली एनसीईआरटी ने क्या किया है, लर्निंग इंडिकेटर बनाया। लर्निंग इंडिकेटर का मतलब क्या होता है कि ये किसके लिए भाई,
ये बनाया गया है स्टूडेंट्स के लिए, अभी मैंने बोला ना कि स्टूडेंट्स के लिए। लर्निंग इंडिकेटर्स मतलब देखो ये कुछ पैरामीटर्स होंगे, ये पैरामीटर्स होंगे, है ना। इन पैरामीटर्स की तरह टेस्ट किया जाएगा बच्चों को, टेस्ट करेंगे किसको, स्टूडेंट्स को, कि भाई क्या इन पैरामीटर्स पर वो खरा उतर रहे हैं, समझा क्या। और ये हर सब्जेक्ट के लिए बनाया है, समझा क्या। ये जो पैरामीटर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए, समझा क्या। ये जो पैरामीटर्स हैं ये क्या है, ये सब पैरामीटर्स हैं फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट। मान लो 8th क्लास में 5 सब्जेक्ट हैं, तो उन 5 सब्जेक्ट में इन्होंने क्या कर दिया, हिस्ट्री के लिए ये कर दिया, ज्योग्राफी के लिए ये कर दिया, मैथ्स के लिए ये पैरामीटर सेट कर दिए, समझा क्या। सोशल साइंस के लिए ये पैरामीटर सेट कर दिया। ये कुछ पैरामीटर्स को क्या कर दिया, बना दिया, कुछ पैरामीटर्स फिक्स कर दिया, कुछ पैरामीटर्स बना दिया, समझा क्या। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स कर दिया। उन पैरामीटर्स पर बच्चों का को ट्राई किया जाएगा कि भाई क्या उन पैरामीटर्स पर बच्चे खरे उतर रहे हैं। अगर खरे उतर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि भाई सब कुछ सही चल रहा है। अगर कुछ बच्चा उन पर लैग कर रहा है तो भाई उस टीचर से, जो भी रेलेवेंट टीचर होगा उससे कंसल्ट किया जाएगा, उसके जो भी प्रिंसिपल्स होंगे उनसे कंसल्ट किया जाएगा कि इन बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। फिर जो पेरेंट्स हैं उनको भी कंसल्ट किया जाएगा, उनको भी लूप में लिया जाएगा कि भाई देखो आपका बच्चा यहाँ पर लैग कर रहा है। तो उससे क्या होगा, इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम लर्निंग आउटकम को क्या कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, समझा क्या। हम इससे क्या कर सकते हैं, वी कैन इंक्रीज लर्निंग आउटकम्स, समझा क्या। एनसीईआरटी ने ऐसे बहुत सारे ये जो लर्निंग इंडिकेटर्स हैं ये लॉन्च किए हैं, समझा क्या। ये काम कर रही है ये, ठीक है ना। ये स्कूल में, ये सारे स्कूल्स में ये सर्कुलेशन अभी काम करता है, ठीक है ना। तो लर्निंग आउटकम का ये बोल दिया, समझा क्या। ये तो बच्चों के लिए देख लिया। अब एक और बता देता हूँ आपको, मैंने आपको क्या बताया, टीचर्स का भी करना जरूरी है। तो एनसीईआरटी ने ये इसने एक चीज बनाया है, डेवलप्ड, जिसको बोलते हैं हम पिंडिक्स, ठीक है ना। अब इसका फुल फॉर्म क्या है आप एक बार गूगल करके चेक कर लेना, ठीक है ना। ये क्या होता है, देखो ये काहे के लिए बनाया गया है पिंडिक्स, ये देखो ये काहे के लिए, फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है ना। जो एलिमेंट्री स्कूल में जो भी टीचर्स होते हैं ना, जो भी ये एलिमेंट्री स्कूल में टीचर्स होते हैं, एलिमेंट्री स्कूल मतलब 1 to 8th क्लास, ये हमने देखा था। 1 to 8th क्लास में जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनका, उन टीचर्स का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, है ना। इन टीचर्स का परफॉर्मेंस को देखने के लिए क्या डेवलप किया है, पिंडिक्स लाया गया, समझा क्या। ये पिंडिक्स क्या होगा, ये इस पिंडिक्स में, इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे, जिन पैरामीटर्स पर उन टीचर्स का टेस्ट होगा कि भाई आप ढंग से काम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आप कहाँ पर लैग कर रहे हो, उसके हिसाब से आपका परफॉर्मेंस चेक होगा। अगर आप कहीं पर लैग करते हो, समझा क्या, इफ लैकिंग, अगर आप लैकिंग कर रहे हो तो भाई आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, समझा क्या। ट्रेंड, आपको ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड। तो भाई आप कुछ दिन के लिए क्या करो, उससे रिलेटेड ट्रेनिंग लो, फिर वापस से आपको वहीं पर भेज दिया जाएगा, तो आपका परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। तो ये एक चीज करी है, ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखना, क्लियर है। मतलब ये क्या कर रहे हैं हम, इन सब से हम क्या देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं, है ना। मैपिंग काहे की कर रहे हैं, मैपिंग ऑफ लर्निंग आउटकम, है ना। बच्चों की लर्निंग आउटकम का एक मैप तैयार करो, लर्निंग आउटकम। कभी आपने टेस्ट सीरीज में आपने देखा होगा, आप जब टेस्ट देखते हो, जैसे कि आप टेस्ट देते हो तो आप कभी टेस्ट पेपर्स को एनालाइज करना कि भाई आपका पॉलिटी इतना अच्छा है, समझा क्या, आप ज्योग्राफी आपका पुअर है, आपका सोशल जस्टिस वाला टॉपिक थोड़ा सा पुअर चल रहा है, समझा क्या, हिस्ट्री में आपका सबसे बेस्ट है, समझा क्या। तो भाई ये क्या है, एक आपको ग्राफ बना के दिया जा रहा है ना। टेस्ट सीरीज वाले आपको ग्राफ देते हैं कि भाई ये हिस्ट्री में आपका परफॉर्मेंस है, ज्योग्राफी में, ये पॉलिटी में, ये एनवायरनमेंट में है, ये साइंस में है। तो भाई इससे आपको क्या समझ में आता है, ये क्या कहला गई, ये मैपिंग कहलाती है ना। भाई आपको एक आपका मैप मिल गया है, तो उस मैपिंग को देख करके आप समझ सकते हो कि भाई मेरे को कहाँ पे परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की जरूरत है, कहाँ पर मैं लैग कर रहा हूँ, समझा क्या। ये जो मैपिंग होगी, ये मैपिंग काहे के लिए हम बना रहे हैं, ताकि हम लर्निंग
आउटकम्स को क्या कर सके, कमियां हैं तो भाई उसको थोड़ा सा उसको वर्क करेंगे, अच्छा है तो और उसको प्रमोट करेंगे, समझ में क्या। तो भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मैपिंग ऑफ लर्निंग आउटकम करनी चाहिए, समझ में क्या। इससे लर्निंग आउटकम से हमको क्या उजागर होगा, जब हम ये मैपिंग तैयार करेंगे, है ना, जब हम इस मैपिंग को तैयार करेंगे तो इससे हमको क्या पता चलेगा, देखो इससे हमको ये पता चलेगा सबसे पहली बात कि भाई इसमें गुड परफॉर्मर कौन है, कौन सी स्कूल्स गुड परफॉर्म कर रही है ना, कौन सी स्कूल अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सी स्कूल पुअर परफॉर्म कर रही है ना, कौन सी स्कूल पुअर परफॉर्म कर रही है। भाई जब हमको पता चलेगा कि ये स्कूल अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो स्कूल पुअर परफॉर्म कर रही है, तो उस हिसाब से फिर हम अपनी पॉलिसीज तैयार करेंगे कि नहीं करेंगे, समझ में क्या। और अगर हम चाहते हैं कि भाई स्कूल अच्छे से परफॉर्म करें तो क्यों ना हम क्या कर सकते हैं, इनके बीच में रिवॉर्ड का सिस्टम चालू कर दें। हम इनको क्या करें, रिवॉर्ड करें। रिवॉर्ड मतलब इनको प्रोत्साहन करें, इनको थोड़ा सा हम कंपटीशन बढ़ाएं, समझ में गया। रिवॉर्ड कब करेंगे, जब कंपटीशन बढ़ाएंगे, है ना, कंपटीशन बढ़ेगा स्कूल्स के बीच में, तो जो स्कूल ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा हम उसको क्या करेंगे, रिवॉर्ड करेंगे। हम उसको भाई हम उनको क्या दे रहे हैं, प्राइज दे रहे हैं, हम उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, ग्रांट दे रहे हैं। इससे क्या होगा, वो स्कूल और परफॉर्म अच्छा करने की कोशिश करेंगे, समझ में क्या। ये प्राइवेट में तो हो ही ना है, हम बात कर रहे हैं काहे की, हम बात कर रहे हैं भाई पब्लिक स्कूल्स में। भाई इस जिले की पब्लिक स्कूल जितना अच्छा परफॉर्म करेगी उसको उतना ज़्यादा पैसा दो, तो वो और लगे रहेंगे, समझ क्या। ये रिवॉर्ड हम काहे की बात कर रहे हैं, ये रिवॉर्ड हम किसको किसको बात कर रहे हैं, एक तो स्कूलिंग के बीच में, और सबसे बड़ी बात टीचर्स के लिए। टीचर्स को जितना ज्यादा रिवॉर्ड दोगे उस टीचर को उतना ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा, समझेगा। अब वो इंसेंटिव जितना ज्यादा मिलेगा वो उतना ज्यादा काम करेगा कि नहीं करेगा। भाई वो जानेगा कि मैं जितना अच्छा परफॉर्म करूंगा, मेरे बच्चे जितना अच्छा रिजल्ट देंगे, मेरे को उतना ज्यादा पैसा मिलने वाला है, उतना ज्यादा मेरा नाम होगा, उतना ज्यादा प्रमोशन होगा, अच्छा। तो भाई वो और ज्यादा काम करेगा कि नहीं करेगा। तो हमको क्या करना है, रिवार्ड वाला जो ये कंसेप्ट होता है इसको बढ़ाना है। और दूसरा क्या है, कंपटीशन बढ़ाना है, काहे में, बिटवीन द स्कूल्स एंड बिटवीन द टीचर्स, समझ में गया। कि भाई उस स्कूल का साइंस का टीचर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हमारी स्कूल का साइंस का टीचर क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो क्यों ना हम अच्छे टीचर्स को हायर करें, समझ में गया। तो इससे क्या होगा, एजुकेशन सिस्टम में हम इंप्रूवमेंट ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, हम बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से इसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, समझ में गया। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, मतलब वही चीज आ गई, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का जो कंसेप्ट बताया, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। रिवार्ड की तो बात कर लिया हम लोगों ने, पनिशमेंट यहां पे लिख सकते हो आप, रिवार्ड एंड पनिशमेंट फॉर स्कूल्स एंड टीचर्स, है ना। आप सोचो भाई, अब पनिशमेंट रिवॉर्ड की तो बात कर लिया ना, रिवॉर्ड कैसे बता दिया मैंने आपको, ग्रांट दे सकते हो आप स्कूल को, पैसा दे सकते हो, वन टाइम ग्रांट दे सकते हो, टीचर्स को अच्छा इंसेंटिव्स दे सकते हो, फैसिलिटीज दे सकते हो, ये सब हमने देख लिया। लेकिन पनिशमेंट में कैसा, कि भाई देखो ये है मिनिमम लर्निंग आउटकम। मिनिमम लर्निंग आउटकम का मतलब क्या है, भाई ये एक बेंचमार्क है, इसके ऊपर आपने अगर परफॉर्म किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो मस्त प्रोत्साहन किया जाएगा। आपने अगर इससे कम अगर आपने क्या किया, आपकी लर्निंग आउटकम क्या है, इससे कम है, इस बेंचमार्क से कम है, तो फिर आपको फैसिलिटीज देनी पड़ेगी। ये स्कूल की जिम्मेदारी है और ये उस टीचर की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि भाई आप ढंग से अच्छे से पढ़ा नहीं पाए तो आप क्या करो, उसको फ्री में ट्यूटरिंग करो, है ना, फ्री में पढ़ाओ। स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया था आपने, अब आप उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाओ, समझ में क्या, उसका आपको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, समझ में क्या। अगर आप जितना अच्छा परफॉर्म करोगे तो अच्छा, अगर आप पढ़ा रहे हो तो आपको तो खूब पैसा भी दे रही सरकार, लेकिन अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो सरकारी स्कूल में क्या करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी पड़ेगी, उसका सरकार आपको कोई पैसा नहीं देने वाली है, उसका आप किसी भी टीचर को कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देगी, समझ में क्या, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा हूं, और क्या कर सकते हो आप फायरिंग ऑफ टीचर्स भी कर सकते हो। फायरिंग ऑफ टीचर्स मतलब क्या है, उस टीचर्स को अगर कंसिस्टेंट वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो हटाओ, उसको हटा दो, कोई जरूरत नहीं है उस टीचर की, समझ में क्या। तो भाई जब उसको आप हटा दोगे तो उस टीचर को में भी तो डर रहेगा ना कि भाई मेरे को भगा दिया जाएगा, जैसे प्राइवेट सेक्टर करती है। प्राइवेट सेक्टर क्या करते हैं, भाई आपका परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं है तो आपको भगा दिया जाएगा। जब आपका परफॉर्मेंस अच्छा, तो आप क्या करते हो, आप ज्यादा से ज्यादा वर्क करने की करते हो। तो जब आप फायरिंग ऑफ टीचर्स करोगे तो भाई टीचर्स डरेंगे तो क्या होगा, उनकी एफिशिएंसी
वो जानबूझ के फिर अच्छे से परफॉर्म करेंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी उनकी, समझ में क्या। और लास्ट में अगर कोई भी स्कूल बात भी नहीं मान रहा है, कोई स्कूल ढंग से काम भी नहीं कर रहा है और कंसिस्टेंट फेल हो रहा है, एक बार मना किया, 2 बार किया, तीसरा, मतलब वो क्या कर रहा है, सिर्फ वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ टाइम पास ही कर रहे हैं ना, तो फिर क्या करना चाहिए उस केस में, हम क्या कर दें, स्कूल क्लोजर कर सकते हैं आप, स्कूल क्लोजर, समझ में क्या। उस स्कूल को बंद करो, सारे टीचर्स को हटा दो, नए तरीके से पूरा आपको देखना पड़ेगा, समझ में क्या, स्कूल क्लोजर। ये वाले जो पॉइंट है ना, ये जो हम भी डिस्कस कर रहे हैं, ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर में ही है, पब्लिक सेक्टर की जो स्कूल्स हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम, वो तो है ही है, इवन ये सारे प्रोविजन अप्लाई होते हैं प्राइवेट स्कूल में भी, समझ में। क्योंकि पहला हमने क्या बोला था कि मसरू ये जो हमने सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम कर रहे हैं, मेजॉरिटी हम ये देख के चल रहे हैं कि भाई ये प्राइवेट के लिए भी है और किसमें है, पब्लिक के लिए भी, मतलब ये जो कॉम्प्रिहेंसिव रूप में हम देख रहे हैं। अब आप दिमाग लगा लेना ये वाला पॉइंट प्राइवेट के लिए ज्यादा अच्छे से बैठ रहा है कि पब्लिक के लिए बैठ रहा है, वो आपकी जिम्मेदारी है, समझना क्या। अब ये नहीं कि ये वाला प्राइवेट के लिए, ये वाला सेक्टर के लिए, बात तो वही हो गई। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं थोड़ा सा, एक जिसको बोलते हैं, एक संस्कृत में एक वर्ड होता है लक्षणम, लक्षणम मतलब जिसको बोलते हैं इम्प्लाइड मीनिंग, इम्प्लाइड मीनिंग, इम्प्लाइड मीनिंग मतलब ये इतनी बुद्धि आपके पास होनी चाहिए कि मैं जहां पर ये सब चीज बोल रहा हूं, कौन सी चीज कहां पर अप्लाई होती है ये समझो। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं तो कि मैंने एक आम खाया, समझ में क्या, आम खाया, मतलब इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई मैंने, देखो उसमें फ्लैश भी खाया, फ्लैश भी खाया और उसमें उसकी गुठली भी खा ली, समझ में क्या, उसका सीड भी खा लिया, ये मतलब होता है क्या। मैं जब बोल रहा हूं कि मैंने आम खाया, उसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने सीड खाया होगा, ये तो आप समझ जाते हो कि मैंने सिर्फ फ्लैश पार्ट ही खाया होगा। यहां पर इंप्लाइड मीनिंग था जो आप समझ गए, समझेगा। वैसे मैं बोलूं कि अगर मैंने गंगा नदी में स्नान किया, इसका मतलब गंगा इतनी सी तो है नहीं, गंगा आपको उत्तराखंड से लेकर के भाई पूरा बांग्लादेश तक जाती है। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं भाई यहाँ से तैरना चालू किया और वहां तक गया और वापस से आ गया, ये थोड़ी होता है। गंगा में जब नहाया का मतलब भाई किसी एक इस सेक्शन में जाकर के हरिद्वार में मैंने नहा लिया, समझ में, ये होगा इसका मतलब। तो यहाँ पर तो आप समझ जाते हो इम्प्लाइड मीनिंग जब मैं कोई बोलता हूँ। तो बट जब मैं एजुकेशन में बोल रहा हूँ कि ये वाला यहाँ पर अप्लाई होता है, यहाँ ये इसके लिए, ये इसके लिए, तो वहां पर भी आप समझो कि भाई वो वाला इसके लिए सही बैठ रहा है, ये वाला इसके लिए भी सही बैठ रहा है। ऐसे में तो डिफरेंस ही करते रह जाएंगे हम, तो फिर ऐसे में पूरा पॉइंट्स हमारा कोई मतलब का नहीं रह जाएगा पढ़ना। थोड़ा सा दिमाग आप भी लगा लेना कि कहाँ पर क्या चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, कहाँ पर किसको अप्लाई करना है, किसको क्या चीज समझनी है, ये सब हमने देख लिया। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, चलो नेक्स्ट क्या देखते हैं, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट समझ में देख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट क्या बोला मैंने, अपग्रेडेशन करो आप, अपग्रेडेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम दैट इज सिलेबस, सिलेबस को आपको क्या करना है, अपग्रेड करना है। कैसे, मैंने आपको बताया था ना कि भाई टेक्नोलॉजी बेस्ड होना चाहिए, टेक्नोलॉजी बेस्ड, जैसे कि एग्जांपल आईसीटी, इसका यूज करो, एआई बेस्ड है ना, एआई बेस्ड होना चाहिए, रोबोटिक्स की स्टडी, समझा क्या भाई, नैनो टेक्नोलॉजी का, ये सब का टेक्नोलॉजी बेस्ड जो एजुकेशन होता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन होता है, उसको हमको इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट इट विथ एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम में इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है, सिलेबस में इंटीग्रेट करना, समझ में क्या, तो वहां पर आपको इंटीग्रेट करना, समझ में क्या। नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या बोलता है, देखो एक और सॉल्यूशन है जो अभी ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2018 की आई थी, जिसको हेड किया गया था के कस्तूरी रंजन की थ्रू, है ना। ये के कस्तूरी रंजन ने ये ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन को तैयार किया। इन्होंने रिकमेंड किया है, क्या रिकमेंड किया है कि भाई ये जो हमारा आरटीई सिस्टम है ना, अभी राइट टू एजुकेशन एक्ट एट प्रेजेंट किसको कवर करता है, एट प्रेजेंट कवर करता है, एट प्रेजेंट कवर्स 6 to 14 ईयर्स एज है ना, इसको कवर करता है। इन्होंने बोला था कि भाई इसको क्या करना चाहिए, इसको एक्सपांड करो, एक्सपांड मतलब एक्सटेंड करो, कहाँ तक एक्सटेंड कर दो, 0 से लेकर के 18 ईयर्स तक। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि प्री स्कूलिंग वाला लेवल भी कवर करो और जो स्कूलिंग में 18 साल तक के बच्चे हैं उनको भी आप कवर करो, समझ में क्या। इसकी बात करते हैं क्या,
इसकी बात करती है ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये क्या है आगे अच्छे से जब भी टाइम मिलेगा वो तो देखना ही है हमको, समझा गया। तो ये भी एक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है, देखो अब एक इशू है जिसको बोलते हैं ड्रॉप आउट का इशू, ड्रॉप आउट का इशू है ना। इसको कैसे हमको हैंडल करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। इसको हमको कैसे टैकल करना है, ठीक है, इसको कैसे टैकल करना है। तो इसके लिए बहुत अच्छा सुझाव है, जैसे कि देखो इसको हम क्रिएटिवली हैंडल कर सकते हैं। कैसे क्रिएटिवली टैकल कर सकते हैं, जैसे कि फ्री बाइसाइकिल दो ना। जैसे कि एमपी में बताता हूं आपको, एमपी की जो सरकारी स्कूल्स है ना, वहां पर जो लड़कियां होती हैं उनको साइकिल्स दिए जा रहे हैं, समझा गया। ताकि जो बहुत दूर दराज के गांव से आती हैं उनको साइकिल्स दी जाती है, फ्री बाइसिकल्स दी जाती हैं, समझा गया, फ्री बाइसिकल्स दी जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है उनको स्कूल आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो भाई वो फ्री में जब साइकिल मिलेगी, अभी क्या होता था कि स्कूल ज़्यादा दूर है तो एक मन नहीं करता था कि क्यों जाए, पेरेंट्स भी बोलते थे क्यों जाए। अगर आप फ्री में बाइसिकल डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो भाई एक एनकरेज करेगा कि नहीं ये एडमिशन को, हाँ, इसके कारण बच्चे अट्रैक्ट होंगे। नेक्स्ट क्या है, मैंने आपको ये वाला पॉइंट तो बता ही दिया है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाओ, ये तो हमने देख ही लिया है। नेक्स्ट क्या बताया कि भाई स्कूल का जो वर्क कल्चर है, स्कूल का जो वर्क कल्चर है मतलब स्कूल का कैसे काम करती है, जैसे कि उसके अंदर मैंने अभी आपको बताया डिस्क्रिमिनेशन वगैरह होता है, समझा क्या, वो सब चीज़ें को हटाओ आप, वो सब क्रिएटिवली हैंडल करो, लोगों को ये सिखाओ, बच्चों को ये सिखाओ कि भाई इक्वालिटी को प्रमोट करना है, जस्टिस के बारे में उनको आइडिया बताओ, ये जो डिस्क्रिमिनेशन वगैरह है इनको हटाओ, अगर कोई ऐसा बच्चा करता है तो उसको पनिश करना चाहिए, टाइम टू टाइम उनके पेरेंट्स से रेगुलर मीटिंग करानी चाहिए। अगर ये सब करोगे तो आप स्कूल का वर्क कल्चर बढ़ा सकते हो। इसमें क्या होगा भाई, पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा दो, पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा दो, ये सब करोगे तो बहुत अच्छा होगा। एक चीज़ और देखा गया है, एक चीज़ और देखा गया है कि भाई एक जो बेस्ट सॉल्यूशन बोला जाता है ना, जो एलीट क्लास होती है, एलीट क्लास होती है, जैसे कि भाई कोई पॉलिटिशियन है, समझेगा, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, समझेगा, कोई ब्यूरोक्रेट्स हैं, समझेगा, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है ना, कोई जैसे कि मैनेजर है, मैनेजर्स वगैरह होते हैं, ये सब क्या है बड़े बड़े अधिकारी लोग होते हैं। ऐसा देखा गया है कि भाई अगर ये अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल्स में भेजते हैं ना, अगर इनके चिल्ड्रंस जो होते हैं, इनके चिल्ड्रंस अगर पब्लिक स्कूल में जाते हैं, कहाँ पर पब्लिक स्कूल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, लेकिन अगर हम ये देखें हैं कि भाई अगर इनके बच्चे पब्लिक स्कूल में जाते हैं तो भाई इससे क्या हो रहा है, इससे क्या होता है कि भाई स्कूल का वर्क कल्चर बढ़ता है, समझा क्या, क्योंकि उनको पता है कि भाई यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी के जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जो टीचर्स की एब्सेंटिज्म जो हमने पढ़ा था ना कि टीचर्स एब्सेंट होते हैं, वो टीचर्स का एब्सेंट भी कम होता है, टीचर्स का एब्सेंटिज्म का जो प्रॉब्लम है वो खत्म होता है, क्योंकि भाई वो जाकर के बच्चा अपने पेरेंट्स को बताएगा, और ये क्लास तो आपको पता है क्या ही कर सकते हैं, समझा क्या, तो भाई वो टीचर्स का एब्सेंटिज्म खत्म हो सकता है, प्लस टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स कर सकते हैं, है ना, टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स कर सकते हैं। अगर वो गलत तरीके से पढ़ा रहा है, कुछ भी करा रहा है, तो ये जो इनके एलीट क्लास के ये जो लोग होते हैं ये जानेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे उन टीचर्स को। जब ऐसा होगा तो इसके साथ साथ टीचर्स ही नहीं, हम स्कूल्स को भी अकाउंटेबल, आंसरेबल और रेस्पॉन्सिबल बना सकते हैं, समझ में क्या। इनके कारण हम क्या कर सकते हैं, वी कैन हेल्ड देम क्या, वी कैन हेल्ड देम मतलब स्कूल्स भी, टीचर्स भी, और किस चीज को हेल्ड कर सकते हैं हम, अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं, इनकी आंसरेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं, समझना क्या, अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी, ये सब हम इंश्योर कर सकते हैं, समझना क्या, इनका सुपरविजन इंश्योर कर सकते हैं। क्लियर है, ये सब हम कर सकते हैं, कब कर सकते हैं ये सब, जब ये वाला अगर हमने कंसेप्ट अडॉप्ट किया। ऐसा देखा गया है बहुत सारे स्कूलों में, बहुत सारे डीएम अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में भेजते हैं, उसमें क्या होता है स्कूल भी तरीके से काम करता है, समझा क्या। नेक्स्ट क्या सॉल्यूशन हो सकता है, नेक्स्ट है जो मिड डे मील का प्रॉब्लम बता रहा था आपको, मिड डे मील को आप इफेक्टिव इंप्लीमेंट करो, इसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, इसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं, जैसे कि भाई एक तो मैंने बताया ना कि अभी जो डाइवर्जन होता है, डाइवर्जन ऑफ
फूड ग्रेन्स, है ना, फूड ग्रेन्स का जो डाइवर्जन है उसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको देखना है ना, इसको टू बी चेक्ड कि भाई जो जो फूड ग्रेन अलॉट हुआ है वही फूड ग्रेन बच्चों को जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है, स्ट्रिक्ट एक्शन टू बी एंश्योर्ड। समझ में क्या, स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ फूड को बढ़ा सकते हैं। समझ में क्या, इसको हम बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हम मिल्क को भी दे सकते हैं, मिल्क बढ़ा सकते हैं। समझ में क्या, अभी क्या होता है, हॉट कुक्ड मील दिया जाता है। हॉट कुक्ड मील में मतलब जो गरम खाना होता है ना वो आपको परोसे, जैसे खिचड़ी दी जाती है, दाल चावल दिया जाता है, कढ़ी वगैरह। तो इसके साथ क्या कर सकते हैं हम, मिल्क वगैरह भी दे, तो भाई जो माल न्यूट्रिशन वगैरह की जो प्रॉब्लम है हम उसको भी एड्रेस कर सकते हैं। समझ में क्या, इसके साथ साथ वेजिटेबल्स प्रमोट करें। वेजिटेबल्स अभी क्या होता है, सब्जियां नहीं दी जाती हैं, हरी सब्जियां वगैरह ये सब नहीं दी जाती हैं भाई, तो इन सब को बढ़ावा देने का जरूरत है ना। इससे क्या होता है, जो फूड सिक्योरिटी वाली जो प्रॉब्लम है, माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है ना, वो सबको जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हो सकता है उसको भी हम इंश्योर कर सकते हैं। समझ में आ गया, और क्या क्या दे सकते हैं, इसके साथ साथ हम फ्रूट्स वगैरह को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना। मिल्क के साथ साथ एक ये भी बोला जाता है कि जूस वगैरह के भी उनको टाइम टू टाइम जूस वगैरह को भी देना चाहिए। समझ गया, तो भाई ये सब चीज अगर आप करो तो भाई इन सब के कारण क्या बच्चों अट्रैक्ट नहीं होंगे, हाँ ये अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्शन बढ़ेगा, है ना। जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो भाई वही है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो वो बढ़ेगा, और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना यही तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था आरटी एक्ट का। समझना क्या ना, तो यहां तक हमने क्या देखा कि भाई हम कैसे इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है स्कूल लेवल पर उसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स हमने समझ ली थी, उसके सॉल्यूशन हमने देख लिए, तो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिवली प्री स्कूल का भी हमने कर लिया कि उसको कैसे एड्रेस करना है, स्कूलिंग लेवल पर कैसे एड्रेस करना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा हायर एजुकेशन, पहले समझेंगे कि वहाँ पर समस्याएं क्या हैं, फिर वही अप्रोच हमारा कि भाई उसका सॉल्यूशन क्या करना चाहिए और सरकार क्या कर रही है, ये सब हम देखेंगे।